अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि बायोलॉजी का जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है नाइन्थ का, जिसमें है जी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके हमारे पास एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन से हैं, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंशाल्लाह जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एमसीक्यूज है जी टू टेस्ट द हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट परफॉर्म, यानी कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ऑप्शन ए। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 आता है जी साइंटिस्ट हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मलेरिया ऑन स्पैरोस, यानी कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने जो है वो हमारे पास स्पैरोस पर एक्सपेरिमेंट किए। मलेरिया के जो एक्सपेरिमेंट थे वो था रोनाल्ड रॉस, यानी कि रोस, हमारे पास ROSS, ऑप्शन ए इसका आंसर बनता है। उसके बाद है जी मीनिंग ऑफ एरिया। एरिया का क्या मतलब है जी? एरिया का मतलब है एयर होता है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 4 आ जाता है जी बायोलॉजिस्ट यूज डिस्कशन एंड रीजनिंग प्रोसीजर टू फार्मूलेट, यानी कि डिस्कशन और रीजनिंग बायोलॉजिस्ट जब जो है वो यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं वो हमारे पास जो, अगर हम लोग बात करें कि ये जो डिस्कशन और रीजनिंग के जो है वो ऊपर चीज़ हमारे पास, यानी कि जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं डिस्कशन और रीजनिंग के प्रोसीजर के बारे में, वो हमारे पास सिंपल आता है जी, थ्योरी में आता है। डिस्कशन और रीजनिंग जो है प्रोसीजर, ये बायोलॉजिस्ट कहाँ पर यूज़ करते हैं? बायोलॉजिस्ट जब भी जो है वो रीजनिंग यूज़ करते हैं हमारे पास या डिस्कशन करते हैं तो ये सिंपल थ्योरी वहाँ पे फार्मूलेट कर जाती है। उसके बाद आता है जी ये वाला एमसीक्यू था साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी कि इसको हम लोग जुटला नहीं सकते, जो चीज़ है इसने हमारे पास ऑप्शन डी, यानी कि उसने मौजूद ही रहना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है जी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आते हैं द इटालियन वर्ड माला मीन्स। माला का क्या मतलब है जी? माला का मतलब होता है बैड, ऑप्शन ए। इन मॉस्किटो द प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइज इन, हमारे पास जो मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम होता है वो कहाँ पे मल्टीप्लाई, वो स्टमक के अंदर, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई होता है। सो गाइस, ये एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है आपको। यहाँ पर जो मैंने ये वाला एमसीक्यूज बताया दोबारा देख लो। बायोलॉजिस्ट यूज डिस्कशन एंड रीजनिंग प्रोसीजर, यानी डिस्कशन भी करते हैं और रीजनिंग भी जो मांगते हैं, ये हमारे पास हाइपोथेसिस होता है, थ्योरी नहीं होता जी। हाइपोथेसिस ऑप्शन ए कर लो इसको आप, ये ऑप्शन ए हाइपोथेसिस होगा इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज, यानी बायोलॉजिकल मेथड का जो सबसे बेसिक स्टेप होता है वो कौन सा होता है? वो ऑप्शन ए है जी, एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, ये हमारे पास हाइपोथेसिस है कि हाइपोथेसिस जो होता है वो जनरल स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव आइडिया होता है, और उसके बाद इसको सिंपल भी रखा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है जी प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड बाय, प्लाज्मोडियम किस तरह से ट्रांसफर होता है? ये मॉस्किटो के थ्रू होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है जी इट इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? ऑप्शन सी, क्विनाइन जो है ड्रग, ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है किनकोना बार्क कॉन्टेन्स, जो किनकोना बार्क है ये किस चीज़ पे कंसिस्ट होती है? ये हमारे पास क्विनाइन पे कंसिस्ट होती है, ऑप्शन ए। लास्ट एमसीक्यूज है इस जो है वो पिक में, काज ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमंस में जो मलेरिया की हमारे पास बायस बनता है मलेरिया का, वो क्या है? वो एनोफिलीज मॉस्किटो है, ऑप्शन ए। जबकि क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है ये हमारे पास बर्ड्स में यानी कि स्पैरोज में काज करती है मलेरिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज पे। इन विच बायोलॉजिकल मेथड इफ़ एंड देन लॉजिक इज़ यूज्ड, यानी कि इफ़ और देन लॉजिक का जो हम लोग यूज़ है वो
कौन से जो है बायोलॉजिकल स्टेप में ही करते हैं, वो ऑप्शन सी या डिडक्शन वाले में हम लोग करते हैं, इफ़ एंड देन का लॉजिक। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सुजेस्टिंग न्यू, जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है वो क्या जो है वो नए से नए सुजेस्ट करती है, वो हाइपोथेसिस जो है वो सुजेस्ट करती है, ऑप्शन डी। रेशो में बी एक्सप्रेस्ड बाय, रेशो को हम लोग ऑप्शन ए के साइन से डोनेट करते हैं। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ वर्ड्स माला एंड एरिया। हमने इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। इसका आंसर है द वर्ड मलेरिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी कि जो मलेरिया वर्ड है जो दो ग्रीक वर्ड्स से पर मुश्तमिल होता है या दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है जी, मलेरिया जो है ये किन वर्ड से मिलकर बना होता है, ग्रीक वर्ड से, ये याद रखना है जी। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं, सबसे पहला वर्ड है माला, माला का मतलब होता है बैड एंड एरिया का मतलब होता है एयर, यानी कि डिजीज़ ऑफ बैड एयर भी हम लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए किंग। ए किंग जो था उसने कौन सी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो थी वो पेश की। उसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आती है हमारे पास, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। इसकी पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो कि बंद कमरों में नहीं सोते, यानी कि बाहर सोते हैं घरों में, जैसे सेन वगैरह होते हैं या छतों पे सोते हैं, सिंपल कह लो, यानी कि इनडोर नहीं सोते बल्कि आउटडोर सोते हैं, उनको मलेरिया ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि इनडोर सोते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो इनडोर सोएंगे उनके डोर भी क्लोज़ होंगे रूम्स के, उसके अलावा उन्होंने जो है वो वहाँ पर मॉस्किटो के रेयर चांसेस होते हैं। डिफरेंट जो है वो अपना स्प्रे वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं या मैट वगैरह कर लेते हैं, किससे जो है वो बच सकें। सेकंड ऑब्जर्वेशन आती है पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स, यानी कि वो लोग जो मच्छरदानियाँ, फाइन नेट्स, नेट्स के लिए जो वर्ड है ये मच्छरदानियों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वो लोग जो हमारे पास मच्छरदानियाँ यूज़ कर लेते हैं उनको कम चांसेस होते हैं कि मलेरिया हो। उसके अलावा वो लोग जो हमारे पास फाइन नेट्स यानी कि मच्छरदानियाँ वगैरह, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहें कि फाइन नेट्स जो लोग नहीं यूज़ करते उनको मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 आती है इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डू नॉट गेट मलेरिया, यानी कि वो लोग जो कि स्मोकी फायर, यानी कि फायर वो होती है लेकिन उसमें स्मोक होता है, यानी कि धुएँ वाली, जिसको हम लोग सिंपल कहें कि वो लोग जो स्मोकी फायर के करीब्स होते हैं उनको मलेरिया काज होने के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। सो गाइस ये था हमारे पास, ये पहले दो शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, ये क्वेश्चन आ गया जी राइट डाउन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवेरियन, या लेवरन भी इसको बोलते हैं, यानी कि लेवरन जो था इसने हमारे पास, ये एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, इसकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी, इसका क्या रोल था मलेरिया के कंट्रोल में कह लो। 1878 में हमारे पास जो लेवरन साइंटिस्ट था या फिजिशियन था फ्रेंच आर्मी का, इसने क्या किया, इसने इस चीज़ पे सर्च शुरू कर दी कि मलेरिया जो है वो किस वजह से फैल रहा है, यानी कि मलेरिया की काज की वजह क्या है, इसने ये जानने की कोशिश की, इसने उसके ऊपर सर्च जो है वो रिसर्च शुरू कर दी। उसके बाद ये है कि इसने क्या किया, ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्राम अ मलेरियल पेशेंट, इसने क्या किया, इसने जो एक मलेरियल पेशेंट था, एक वो बंदा जिसको मलेरिया ऑलरेडी हुआ था, इसने उसका ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो एग्जामिन किया, यानी ऑब्ज़र्व किया। इसके बाद इसने क्या नोट किया, जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे उस जो है वो मलेरिया वाले बंदे का ब्लड चेक किया तो उससे इसने ये नोट किया कि उस ब्लड के अंदर छोटे छोटे टीनी लिविंग क्रिएचर्स, यानी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस ब्लड के अंदर मौजूद हैं, जिसको इसने जो है वो उस पेशेंट से लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। तो इसने सिर्फ ये पता लगाया कि जी
इस ब्लड के अंदर कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये इन क्रिएचर्स को कहते क्या हैं, ये बाद में नाम दिया गया था। फिर गैस ये था हमारे पास लेवेरन का या लवेरियन कह लो या लेवरन का जो रोल है फ्रेंच आर्मी फिजिशियन का। उसने जो है वो मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया और वहाँ से इसने हमें ये बताया कि इस बंदे के ब्लड के अंदर छोटी छोटी टीनी क्रिएचर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब वो क्या चीज़ है अभी तक नहीं पता चला, तब जब इसने स्टडी किया तब तक नहीं पता चला कि इनको क्या नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी राइट टू ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। मलेरिया के बारे में 2 ऑब्जर्वेशंस लिखें जी। 2 ऑब्जर्वेशंस कौन से हैं मलेरिया के बारे में? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि जी मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, यानी मलेरिया का और वो इलाके जो दलदल वाले इलाके होते हैं, कीचड़ वाले यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गंदे मंदे इलाके होते हैं, इनका और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्यूनाइन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, यानी क्यूनाइन जो है ये एक ऐसी हमारे पास दवाई है या मेडिसिन है या ड्रग है जिसको हम लोग मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट मेडिसिन फॉर मलेरिया क्यूरिंग, यानी कि कौन सी पहली मेडिसिन थी जिसको मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए या मलेरिया से बचने के लिए इस्तेमाल किया गया। इन फर्स्ट क्विना मेडिसिन इज़ यूज टू क्योर मलेरिया, यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास ड्रग जो यूज़ की गई थी उसको कहा गया है जी क्विना, यानी कि क्विना जो थी उसको इस्तेमाल किया गया मलेरिया से बचने के लिए। हालांकि क्विनाइन जो है ये एक इफ़ेक्टिव ड्रग है, लेकिन बाद में इसको जो है क्विनाइन का नाम दिया गया। क्विना क्या था जी, ये हमारे पास बार्क ऑफ ट्री को नाम दिया गया था जिसके थ्रू जो है वो मलेरिया के पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। तो ये जो है वो फीवर्स वगैरह को ट्रीट करने के लिए क्विना मेडिसिन यूज़ की जाती थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है राइट डाउन द नेम ऑफ मॉस्किटो विच स्प्रेड डेंगू फीवर, यानी कि वो कौन सी मॉस्किटो है जो कि डेंगू फीवर काज करती है या डेंगू फीवर के फैलने की वजह बनती है। वो है हमारे पास एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो भी इसको बोलते हैं। एडिस मॉस्किटो जो है ये डेंगू फीवर जो है काज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्विनाइन। क्विनाइन क्या है हमारे पास जी। द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज क्विना वाज वेरी सूटेबल फॉर क्योरिंग फीवर्स, यानी कि जो हमारे पास ट्री की बार्क यानी ट्री का जो छिलका होता है उसको हम लोग कहते हैं क्विना और एक ये बहुत ही अच्छी जो है वो सूटेबल ड्रग है जो कि फीवर्स वगैरह को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि क्विनाइन ड्रग। ये क्विनाइन का यूज़ उन्होंने बताया यहाँ पे। नेक्स्ट ये डिफरेंस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्यूलिक्स और एनोफिलीज मॉस्किटो के दरमियान क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्यूलिक्स एंड एनोफिलीज मॉस्किटो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूलिक्स मॉस्किटो क्या होती है। क्यूलिक्स हैव अनस्पॉटेड विंग्स, यानी कि क्यूलिक्स मॉस्किटो जो होती है इसके विंग्स तो होते हैं लेकिन वो अनस्पॉटेड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई भी स्पॉट मौजूद नहीं होता। जबकि जो एनोफिलीज मॉस्किटो है ये हमारे पास क्या करती है जी, ये क्या होती है जी, इसके जो विंग्स होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट होते हैं। फिर उसके बाद क्यूलिक्स मॉस्किटो जो होती है ये अपने एग्स क्लस्टर की फॉर्म में देती है, ले करती है, जबकि एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है ये अपने एग्स जो है वो सिंगली ले करते हैं, यानी कि वो क्लस्टर नहीं बनाती। क्यूलिक्स मॉस्किटो का थर्ड डिफरेंस आता है जी, क्यूलिक्स फीड बिलो वाटर सरफेस, यानी ये वाटर सरफेस से नीचे जो है वो फीड करती है, जबकि एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है ये वाटर सरफेस पर फीड करती है। इसके अलावा एक चौथा डिफरेंस जो है वो स्टूडेंट्स आप लोग ये नोट कर लें अपने पास कि जो क्यूलिक्स मॉस्किटो है ये हमारे पास स्पैरोज़ में या फिर इसको कहोगे कि बर्ड्स वगैरह में मलेरिया काज करती है, जबकि एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है ये ह्यूमंस में मलेरिया काज करती है। ये इसमें चौथा भी डिफरेंस आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं।
पहला इस पेज पे जो है वो क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गेनिज्म क्यूलिक्स एंड एनोफिलिस जो मॉस्किटोज हैं स्प्रेड मलेरिया। यहाँ हमने पीछे में भी जो मैंने आपको चीज़ बताई है उन्होंने दोबारा रिपीट कर दी है। द नेम ऑफ मॉस्किटो विच स्प्रेड्स मलेरिया इन स्पैरोस इज क्यूलिक्स, यानी कि क्यूलिक्स मॉस्किटो जो होती है ये स्पैरोस के अंदर जो है मलेरिया काज करती है, जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया काज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, गिव एन एग्जांपल। यानी कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हमारे पास वो होती हैं जिस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर दोज विच आर वेरिएबल एंड आर नॉट मेजरेबल। यानी कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते बल्कि वो वेरिएबल की फॉर्म में होती हैं। उसके बाद ये उन्होंने कहा है कि हम लोग ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं इनको जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे जी, जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमें जो है ये क्वालिटी के बारे में बता रही है कि पानी जो है वो गर्म बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वाटर का एज़ कम्पेयर टू हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बता रहा है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ये चीज़ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस नहीं बताती। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन सिंपल क्वालिटी के बारे में बताएगी कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। अब कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ये हमें पता चलता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के बारे में, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं, उन पर हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई वेल्ट अपीयर व्हेन मॉस्किटो बाइट्स। यानी कि इसको पहले आंसर पढ़ो फिर मैं इसको आप लोगों को जो है वो ईजी करके समझाता हूँ। द वेल्ट्स दैट अपीयर आफ्टर द मॉस्किटो लीव्स इज नॉट अ रिएक्शन टू द वाउंड बट एन एलर्जिक रिएक्शन टू द saliva. In most cases the itching sensation and swelling subside within several hours. अब उन्होंने कहा है कि जब कोई भी मॉस्किटो या मच्छर जो होता है हमें काटता है, जब बाइट करता है तो उसके रिज़ल्ट में वहाँ पे जो है वो दाने क्यों बन जाते हैं या हमें जो है वो वहाँ पे एलर्जिक जो है रिएक्शंस क्यों फील होते हैं। उसने ये बताया है कि जब भी कोई मच्छर या मॉस्किटो जो है बाइट करती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होता है उसके सलाइवा के रिज़ल्ट में, क्योंकि जो मॉस्किटो होती है उसने अपने सलाइवा के थ्रू या जो बाइट करती है तो उसने वहाँ पे जो है वो अपना सलाइवा इंजेक्ट करना होता है, तो जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसके रिज़ल्ट में हमें जो है वो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वो जगह फूल जाती है, यानी कि वहाँ पे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। इसके साथ साथ वहाँ पे हमें एचिंग फील होती है, यानी कि हमें बार बार पेन फील होगी, ये कई घंटे तक जो है वो कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज फीमेल मॉस्किटो नीड ब्लड ऑफ एनिमल्स। ये जो फीमेल मॉस्किटो है इसको एनिमल्स के ब्लड की क्यों ज़रूरत महसूस होती है। अब इसका क्या आंसर है, फीमेल मॉस्किटोज नीड द ब्लड ऑफ एनिमल्स और मैमल्स फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। यानी कि ये जो फीमेल मॉस्किटो है, कौन सी फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, या फिर ये जो क्यूलिक्स मॉस्किटो है इसको जो है वो ये क्यों फीड करती है बर्ड्स पे या मैमल्स पे या ह्यूमंस पे। ये इसलिए फीड करती है क्योंकि इसने अपने एग्स को मैच्योर करना होता है, और जब ये किसी भी जो है वो एनिमल के ब्लड पे फीड करेगी तो उसके रिज़ल्ट में ये उस और एनिमल का ब्लड सक करेगी और अपने जो एग्स को मैच्योर कर लेगी इजीली, इसलिए ये फीड करती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, गिव एग्जांपल। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताएं, यानी कि ये इनवेरिएबल होती हैं और ये मेजरेबल होती हैं और हम लोग इनको नंबर्स की फॉर्म में नोट करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव के केस में हमने क्या देखा था, ये दोबारा इधर आओ वापस, कि क्वालिटेटिव की ये इधर बात की थी जी। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा था कि ये वेरिएबल होती हैं और ये मेजरेबल भी नहीं होती और इनको हम लोग कंडीशंस की फॉर्म में नोट कर लेते हैं। जबकि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं इनको हम लोग कहते हैं ये मेजरेबल हैं, ये इनवेरिएबल की फॉर्म में होती है और इनको हम लोग हमेशा नंबर की फॉर्म में नोट करते हैं।
फॉर एग्जांपल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये नोटेबल है और ये ज़्यादा रिलायबल भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल ग्रुप की बात करते हैं। द ग्रुप विच इज़ कंट्रास्टिंग विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। दूसरे नंबर पे आता है जी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इन दिस ग्रुप ऑल कंडीशंस आर सिमिलर टू कंट्रोल ग्रुप एक्सेप्ट वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। अब देखो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, हमारे पास ये कंट्रोल ग्रुप हम लोग उसको भी कहते हैं कि जो हमारे पास अंडर स्टडी ग्रुप होता है, जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में, उसको हम लोग कंट्रोल ग्रुप कह देते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, ये वो ग्रुप होता है ऑल कंडीशंस आर सिमिलर टू कंट्रोल ग्रुप, यानी कि इसमें कंट्रोल ग्रुप की तरह ही तमाम कंडीशंस होती हैं, लेकिन इसमें एक वेरिएबल जो होता है वो अननोन होता है, यानी कि जिसको हम लोगों ने फाइंड करना है, जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए ऐसे ग्रुप को हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होता है जी, या डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है, हमारे पास डाटा को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे नेम्स हो गए, डेट्स हो गई, वैल्यूज़ वगैरह हो गई। ये वाल्व्स नहीं है, वैल्यूज़ है, VALUES, इसको स्टूडेंट्स करेक्ट कर लें। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि डाटा जो होता है इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए जो है वो लेते हैं। इंफॉर्मेशन जो होती है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोपोर्शन इन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के केस में प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है। प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज बाय साइन ऑफ इक्वलिटी। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि हम लोग दो रेशियोज़ को इक्वलिटी के साइन के थ्रू ज्वाइन कर दे, इसको हम लोग प्रोपोर्शन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे A/B है इज़ इक्वल टू C/D है। अब इस केस में हमने क्या किया, एक ये रेशो है, दूसरी रेशो इधर प्रेजेंट है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किसके थ्रू की है स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है, ये सेंटर में जो इक्वल का हमारे पास साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी, हाउ इज़ इट डन, यानी कि डाटा एनालिसिस, डाटा जो है इसकी ये क्यों ज़रूरी है और हम लोग इसको किस तरह से करते हैं। डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि डाटा एनालिसिस क्या है, हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम लोग प्रूव कर सकें या डिसप्रूव कर सकें किस चीज़ को, हाइपोथेसिस को। यानी कि डाटा एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग अपने हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू डाटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, दोबारा सुनो कि हम लोग क्या करते हैं कि एक हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उस हाइपोथेसिस को या सही कर साबित करें या गलत। अगर तो सही साबित हो गया तो वो थ्योरी बन जाएगा, अगर वो गलत साबित हो गया तो फिर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, फॉर एग्जांपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोग डाटा एनालिसिस करते किस तरह से हैं, हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स ये स्टैट्स के मेथड हैं जिसमें एक रेशियो है, दूसरा प्रोपोर्शन है, इस तरह से हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं। सो गाइस ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। सो स्टूडेंट्स हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन का एक पार्ट है जी, राइट फर्स्ट 3 स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स आपने 3 की बजाय सातों के सातों जो 7-8 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे तैयार करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सिर्फ ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजिकल मेथड के कौन से स्टेप्स होते हैं, इनमें स्टेप्स कौन से। सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आती हैं ऑब्जर्वेशंस, फिर उसके बाद आता है जी हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद डिडक्शन आता है, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन आता है, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम लोगों ने समराइजेशन करनी होती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना होता है। सो इस लॉन्ग क्वेश्चन में सारे स्टेप्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड, यानी कि हम लोग बायोलॉजिकल मेथड में डाटा को
किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि सिर्फ आपने इस स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले डाटा की डेफिनेशन लिखनी है। ये जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, इसमें आपने सबसे पहले डाटा की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है कि हम लोग डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है डाटा किस तरह किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे फ्लो चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डायग्राम्स, मैप्स या ग्राफिक्स वगैरह की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपके जो है वो नज़र आ रहा है, इसमें ये है कि थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है, थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होता है, इसका मैंने जो है एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर की फॉर्म में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉ और थ्योरी में क्या फ़र्क होता है। इसके साथ साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है वो लेक्चर सुन लें पूरा कि थ्योरी और लॉ में क्या जो है वो डिफरेंस है। अगर वहाँ से सुनना है तो भी ठीक है, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एफएससी पार्ट 1 का एल्बम बना हुआ है चैप्टर 1 का, उसको आप ओपन करें और वहाँ पे थ्योरी या लॉ में जो है वो डिफरेंस हमारे पास उधर पड़ा हुआ है, थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क होता है, वहाँ से आप सुन सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लें। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा यानी कि ओवरऑल अगर बात करें इस लेक्चर में, तो मैंने आपको एमसीक्यूज़ के बारे में बताया है, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया है और एट द एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी बताया है। इसके साथ साथ मैंने इस अपने जो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन है उसमें आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको लिंक दिया होगा कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड, उसको भी फॉलो करें जो है वो अच्छी तरह से, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो एग्जामिनर वो दे दे। सो गाइस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।